हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये जो एमसीक्यू हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी काफी कंपटीशन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में 99.99 संभावना है कि आपके एग्जाम में ये वापस आ सकते हैं। तो लेक्चर को आपको लास्ट तक तो देखना ही है और हर एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ के जाना है। हर एमसीक्यू के साथ में यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा, यानी हर आर्टिकल को यहाँ पर समझाया जाएगा ताकि घुमा फिरा कर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने 3 दोस्तों को शेयर करें और आगे उन्हें कहें कि वो भी 3 और फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो हर स्टूडेंट सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारी दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन की संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन जो है वो लॉन्च हो चुकी है आज। इसमें आपको जनवरी 2026 के करंट अफेयर यानी मंथली करंट अफेयर मिलेंगे जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज प्लस उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, यानी पूरा करंट अफेयर जनवरी 2026 के सेलेक्टेड एमसीक्यू के साथ में इस पीडीएफ के अंदर कवर कर रखा है। ये सिर्फ 99 रुपीज में आपको मिल जाएगी, तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसका अगर कॉन्सेप्ट या फिर डेमो में बता दूं तो इस तरीके से पूरी पीडीएफ होगी जहां पर क्वेश्चन होगा, फिर यहाँ पर ऑप्शंस, फिर आंसर्स और इसका यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इस एक पीडीएफ के अंदर करंट अफेयर की 500 प्लस से ज्यादा पॉइंट्स कवर होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। आप इसे इस व्हाट्सएप नंबर से इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन यानी कंपोजिशन होता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद का गठन होता है, यानी संसद के बारे में सब कुछ बता रखा है उस अनुच्छेद में। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप भी बताते चलेगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 79 बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 79 के अंदर भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है 79 जिसके अंदर संसद का गठन यानी संसद किस तरीके से बनेगी, संसद के मेंबर किस तरीके से चुने जाएंगे, उनकी क्या एज होगी, उनकी क्या सैलरी होगी, उनकी क्या पोजीशन होगी, सारी चीजें अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में बताई गई है। अब ये अनुच्छेद क्या है वो सब हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। देखिए, भारत की संसद जो है वो 3 अंगों से मिलाकर बनती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और इसके बाद राज्यसभा। ये 3 मिलकर क्या बनती है? पूरी संसद बनती है। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के गठन के संबंधित है, यानी अगर राज्यसभा के गठन की बात करें तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 के अंदर बताया गया है। और अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है, यानी किस तरीके से मेंबर का इलेक्शन होगा, उनकी लिमिट क्या होगी, वो मेंबर कितने साल तक रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह सब कुछ आर्टिकल 89 में दे रखा है। हालांकि राष्ट्रपति सदन के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि जब भी हम कोई बिल पास करते हैं, जब भी कोई मनी बिल हो या फिर कोई भी बिल हो या फिर कोई भी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा किसी भी चीज को पास करती है, पेश करती है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें राष्ट्रपति जी की मंजूरी आवश्यक है। इसलिए ये एक ऐसा अंग है जो सदस्य ना होते हुए भी सदन का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है, यानी जरूरी है। अगर आप कोई भी बिल बनाते हैं, चाहे आप संशोधन करते हैं संविधान के अंदर, आप बजट पेश करना चाहते हैं, तो जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी मंजूरी आवश्यक होती है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के सदन द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो चाहे वो विधेयक हो या फिर विधेयक का मतलब होता है इंग्लिश में बिल, है ना? तो बिल का कोई भी कानून बिना हस्ताक्षर, किसके हस्ताक्षर की? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं होता है। अब यहाँ से कौन कौन से आपके क्वेश्चन आएंगे? एक तो ये आपको पॉइंट सेकंड याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्यसभा के गठन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 80। कौन सा लोकसभा से प्रावधान करता है, तो आपको ये याद रखना है आर्टिकल 81। इसके बाद ये एक्सेप्शनल आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति भले ही सदस्य नहीं होता लेकिन उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। इस तरीके से घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। धन विधेयक, जिसे हम इंग्लिश में मनी बिल बोलते हैं, को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? मनी बिल क्या है, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर दे रखा है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा, यानी मनी बिल क्या होगा, किस तरीके का बिल मनी बिल होता है, वो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि वो कहाँ पेश किया जाएगा, उसकी परिभाषा क्या है, यानी मनी बिल आखिर क्या होता है, ये सब कुछ अनुच्छेद 110 में दिया गया है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको चीजें याद रखना है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नहीं देखा हो तो आप सारे ही आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज के लेक्चर को देखें और इसका आंसर जरूर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कौन अध्यक्ष होता है, किसे चुनते हैं, ये सब, ठीक है। इसके बाद राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता है। लोकसभा के अंदर ही जो मनी बिल है वो पास होता है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। जब राष्ट्रपति अनुमति अगर नहीं देते हैं तो कोई भी मनी बिल लोकसभा के अंदर पास नहीं हो सकता है। यह हमेशा केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। हम ये कह सकेंगे, अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आपको कंपैरिजन करना है तो लोकसभा के पास ये पावर ज्यादा होती है कि लोकसभा के अंदर ही क्या होता है, मनी बिल जो है वो पेश होता है। राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक बिल पास नहीं होता है। यदि धन विधेयक लोकसभा में गिर जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर धन विधेयक के अंदर लोकसभा अगर गिर जाती है पूरी तरह से, यानी सभी लोग अग्री नहीं करते हैं, तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर और जो भी पूरी सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, जो कि एक्सेप्शनल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा कि संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। सदन की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट हम जो डिस्कस करते हैं, अनुच्छेद की अगर बात करें, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में दे रखा है। अब इसको 108 यानी एम्बुलेंस का नंबर भी आप इस तरीके से भी याद सकते हैं कि जब इमरजेंसी होती है तब संयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है और 108 भी बुलाई जाती है। तो आप ये इससे याद रख सकते हैं कि 108 जो अनुच्छेद है, जब संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और साथ ही में राज्यसभा को जब दोनों साथ में जब बैठक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त बैठक बोलते हैं। ये अनुच्छेद 108 में पूरा डिटेल से बताया गया है। इसे कौन बुलाता है, इसे बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास में है, सत्र शुरू करने या गतिरोध दूर करने के लिए, यानी कोई बिल है या फिर वो पास नहीं हो रहा है, दोनों जो पार्लियामेंट्स के वो हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस है, वो अग्री नहीं कर रहे, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं ताकि वो दोनों आपस में समझ सके। यदि अध्यक्ष न हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष यानी लोक सभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं जॉइंट सिटिंग की, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, वो कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, यानी अगर मनी बिल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब बात होती है, ये दोनों बिल जो रहते हैं, तब किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है, जो कि एक्सेप्शनल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि भारत में प्रथम नगर निगम यानी फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ आपका ऑप्शन डी मद्रास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मद्रास के अंदर प्रथम नगर निगम यानी फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1688 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। कहाँ पर, मद्रास के अंदर। 74th संविधान संशोधन जो कि 1992 के अंदर हुआ था, कि द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो 74th संविधान संशोधन के तहत उसको मिला, जो कि 1992 में हुआ था। यह संविधान के भाग 9 के ए पार्ट में आता है, यानी जो संविधान का पार्ट 9 है उसके ए सेक्शन के अंदर या फिर क्लॉज ए भी आप बोल सकते हैं, वहां पर इसका पूरा प्रावधान दे रखा है। अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का वर्णन करती है, यानी सिर्फ ऐसे 18 कार्य होते हैं जो नगर पालिकाएं करती हैं। वो 18 कार्य के अलावा नगर पालिका के पास और कार्य करने के अधिकार नहीं होते हैं। उसके ये जो अनुसूची है उसमें सारे 18 कार्य का वर्णन किया गया है। नगर निगम में राजनीतिक प्रमुख को महापौर यानी मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर यानी मेयर। हिंदी में ये शब्द पूछा जा सकता है, महापौर का क्या मतलब है, मेयर, जो कि नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे यहाँ पर कि लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था।
लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए डॉक्टर एल.एम. सिंघवी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था। लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है, जो कि किसके भ्रष्टाचार यानी करप्शन के खिलाफ जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। यहाँ विचार स्वीडन के ऑब्डमसमैन से लिया गया है। लोकपाल एक लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। तो ये कानून कब से पारित हुआ? 2013 के लोकायुक्त अधिनियम से। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रधानमंत्री भी लोकपाल के जांच के दायरे में आते हैं, कुछ शर्तों के साथ में। यानी अगर लोकपाल चाहे तो वो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस भाग में चुनाव यानी इलेक्शन से संविधान प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में इलेक्शन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 15 के अंदर, किसमें? भाग 15 में इलेक्शन से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ अनुच्छेद 324 से 329 ए तक फैला हुआ है, यानी इन पूरे 324 से लगाकर 329 जो अनुच्छेद है, इसमें पूरी तरीके से क्या एक्सप्लेन किया गया है कि चुनाव किस तरीके से होंगे, क्या इसके रूल्स होंगे, रेगुलेशन सारी इसमें डिस्कस किए गए हैं। अनुच्छेद 324 या निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करता है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी शक्तियों का या फिर उसके वर्क का पूरा वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो 324 के अंदर है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी इलेक्शन कमिश्नर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के बाद फिर से उनका चुनाव किया जाता है, और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो 65 एज तक उनको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश से प्रेरित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी यहाँ से पूछा जाता है। कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान के अंदर, वो कनाडा से लिया गया है। मजबूत केंद्र, जैसे कि भारत का संघवाद मजबूत केंद्र वाला है, जो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। देखिए अगर आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो सेंट्रल के पास यानी यूनियन के पास ज्यादा पावर होते हैं जो स्टेट है उनसे। तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं या फिर जो अनुच्छेद है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सेंट्रल हो जाती है। जब आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं या फिर हमारे ये जितने भी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को आप कंप्लीट करेंगे, तो आप समझेंगे कि हमेशा यूनियन के पास ज्यादा पावर होता है। वे विषय जो किसी सूची में नहीं है, रेसिडेंटरी पावर केंद्र के पास आते हैं। यानी जो रेसिडेंटरी पावर के अंदर जितने भी विषय दिए गए हैं, वो किसके पास है? केंद्र के पास आते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है, यानी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, वो भी कनाडा से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान में फेडरेशन के बजाय यूनियन ऑफ स्टेटस अनुच्छेद एक शब्द का प्रयोग हुआ, यानी अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान में फेडरेशन की बजाय यूनियन ऑफ स्टेट का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। आपको वहां पर फेडरेशन शब्द कहीं नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान के अंदर आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स मिलेगा, जो कि आर्टिकल 1 में दिया गया है। अगर आपको याद हो, हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स ही पढ़ रहे थे। उसमें हमने अनुच्छेद 1 को बहुत अच्छे से समझा था। भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो भी आपको यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर डिटेल से मिलता है। अगर आप हमारी कंटिन्यूस सीरीज देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप बीच में डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। तो आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? यानी जब नेशनल इमरजेंसी हमारे भारत के अंदर लगती है, तो वो कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, वो निलंबित नहीं किए जाते हैं? तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए संशोधन 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 21 में है, कभी भी नहीं छीनी जा सकती है। आपको जीने का अधिकार है जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, और आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिलती है जो कि अनुच्छेद 21 में है, जो आपसे कभी नहीं छीनी जाती है, चाहे इमरजेंसी लग जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, कोई भी इमरजेंसी लग जाए। और दूसरा कौन सा? अनुच्छेद 20, यह अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। अगर आपने इमरजेंसी जब हमारे इंडिया के अंदर लगी थी 1975 के अंदर, उस टाइम का अगर पूरा पढ़ा हो, तो आप देखेंगे कि ये जो अनुच्छेद 20 है वो छीन लिया गया था, जिसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको बाद में करेंगे। ये जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारी फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी,
अनुच्छेद 19 जो है यह केवल तभी निलंबित होता है जब आपातकाल युद्ध या विदेशी आक्रमण के कारण लगा हो। शक्तियाँ राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की घोषणा करते हैं। कौन करते हैं घोषणा? राष्ट्रपति करते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है? 352 के तहत लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 है समवर्ती सूची या जिसे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारे ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। यहाँ पर आप देखते हो कि सेंट्रल पावर ज्यादा होता है, केंद्र के पास ज्यादा पावर है। शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया ताकि राज्य भी उस पर बना सके और केंद्र भी बना सके। प्रस्तावना की भाषा का विचार भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, यानी किस तरीके से प्रस्तावना होनी चाहिए या फिर उसकी भाषा जो है वो भी कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संसद की संयुक्त बैठक का विचार भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, यानी जो ज्वाइंट सिटिंग है जो अभी हमने पढ़कर आए हैं, कौन से में है? 108 में संयुक्त बैठक है, आपको याद हो गया होगा। इमरजेंसी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि राज्य विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं को खत्म करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको खत्म करने या फिर उसको बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद कानून बनाकर इसे बनाया हटा सकती है। अगर विधानसभा जो है वो अपनी 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव या तो उसको हटाने की या फिर बनाने की प्रावधान या प्रस्ताव पारित कर दे तो उनके अनुसार वो चीज होती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 169 में दे रखा है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कौन से? यूपी, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा परिषद है। कार्यकाल यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। न्यूनतम सदस्य इसमें कम से कम 40 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जनवरी 2026 की करंट अफेयर जो ई बुक है लॉन्च हो चुकी है, 99 में है, आप जाके खरीद सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताना ताकि हम आगे और भी उस टाइप के लेक्चर बनाएं और समझें कि आपको किस तरह के लेक्चर पसंद है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।